हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि एडवोकेट एक्ट 1961 यानी कि अधिवक्ता अधिनियम हम आपको करवा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है ये, प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका वेटेज कितना है? ये 4 मार्क्स का आता है। तो ये वैसे तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये गिने चुने सेक्शन से ही आते हैं क्वेश्चन। बट इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बेयर एक्ट में ढूंढने में वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा। तो मेरे चैनल पे देख लेना, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एडवोकेट एक्ट के 2 पार्ट मैंने बनाए, फैमिली लॉ के 3 पार्ट बनाए हैं, तो वो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, वो रिपीटेड है, और सेक्शन वाइज क्वेश्चन उसमें कितने ज़्यादा हैं वो आपको जानकारी हो जाएगी, कितने इंपॉर्टेंट MCQ हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत के प्रत्येक राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा की जाती है। तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। तो हम सिर्फ आपको ऑप्शन ही बताएंगे, इसके सारे ऑप्शन आपको नहीं बताएंगे, इसमें टाइम वेस्ट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, महाअधिवक्ता निम्नलिखित की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। मतलब महाअधिवक्ता किसकी इच्छा से पद धारण करता है? तो ऑप्शन हमारा C बिल्कुल राइट है, इच्छा से पद धारण करता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा इसका अधिकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, राज्य के महाअधिवक्ता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राज्य के राज्यपाल, ठीक है, के द्वारा हटाया जाता है महाअधिवक्ता को। तो ये स्टेट की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 10 के तहत राज्य बार काउंसिल की कार्यकारी समिति में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल राइट है, 5 सदस्य चुने जाते हैं। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अनुशासन समितियों के अलावा अन्य समितियों का गठन। ठीक है, इसमें राज्य बार काउंसिल की अस्थायी समिति की स्थापना करेगी, जिसमें कि इसमें 5 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, कार्यकारिणी समिति में, और नामांकन समिति में कितने सदस्य चुने जाएंगे? उसमें से 3 सदस्य चुने जाएंगे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 9 के तहत बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति में कितने व्यक्ति होंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड बिल्कुल राइट है, इसमें से 3 व्यक्ति चुने जाएंगे। ठीक है, समिति में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेक्शन 9 अनुशासन समितियां, बार काउंसिल एक या अधिक अनुशासनात्मक समितियां स्थापित करेगी, जिसमें से प्रत्येक में 3 सदस्य होंगे। इनमें से 2 सदस्य का चुनाव काउंसिल द्वारा अपने मौजूदा सदस्य में से किया जाएगा, जबकि तीसरा सदस्य उन योग्य अधिवक्ताओं में से संयोजित किया जाएगा जो धारा 3 की उपधारा 2 के प्रावधान में उल्लेखित किया जाएगा। ठीक है, और जो बार काउंसिल के सदस्य नहीं होंगे, समितियों का सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता इसका अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए राज्य बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम के तहत धन का गठन कर सकता है? तो ऑप्शन इसका 3 बिल्कुल राइट है, निर्धन या विकलांग अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देना, यानी कि जो विकलांग हैं एडवोकेट हैं और जो गरीब हैं उनके लिए सहायता करना। ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन है 6 क्लॉज 2A में दिया गया हुआ। राज्य बार काउंसिल गरीब, विकलांग या अन्य ज़रूरतमंद एडवोकेट की सहायता करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन सहायता प्रदान करने के लिए निधियों का गठन कर सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन 3rd नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1973 के लागू होने से चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के समाधान के लिए अधिकतम कितना समय दिया जाता है। तो यहाँ पे अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के समाधान के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा 6 मंथ यानी कि 6 महीने, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस प्रावधान के आधार पर डिक्री पारित करने से पूर्व विवादक को संशोधित करने अथवा अतिरिक्त विवादकों को विचलित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है। तो ये सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आदेश 14 नियम 5 में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है किसी वकील के विरुद्ध कदाचार की शिकायत प्राप्त होने पर राज्य बार काउंसिल क्या कार्यवाही करती है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल राइट है, वह मामले को अपनी अनुशासन समिति को भेज देता है। यानी कि जो एडवोकेट उल्लंघन करता है किसी चीज़ का तो वो अनुशासन समिति जो बनाई जाती है 5 सदस्यों की, तो उसके पास ये भेज देता है। जबकि किसी राज्य बार काउंसिल को कोई शिकायत प्राप्त होती है या उसे यह विश्वास करने का कारण होता है कि किसी अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट ने दुर्व्यवहार किया है, तो उचित कार्यवाही यह है कि मामले को जांच और समाधान के लिए अनुशासन समिति को भेजा जाए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आरोपों की जांच करने के लिए तत्काल दंडात्मक यानी कि पनिशमेंट निर्णय लेने के बजाय एक संरचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है बार काउंसिल द्वारा कानूनी सहायता समितियों के गठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 4 बिल्कुल राइट है, ज़रूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है बार काउंसिल के संदर्भ में स्थायी उत्तराधिकार का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल राइट है, बार काउंसिल अपनी सदस्यता में परिवर्तन के बावजूद अस्तित्व में बनी रहती है। तो ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट है। इसका ये मतलब है सतत उत्तराधिकार कानूनी अवधारणा को संदर्भित करता है जो किसी संगठन जैसे कि बार काउंसिल को अपने सदस्यों से स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व जारी रखने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि भले ही सदस्य बदल जाएं, चाहे इसे इस्तीफा, नई नियुक्तियां या अन्य बदलाव के माध्यम से बार काउंसिल एक निरंतर इकाई बनी रहती है। यह स्थिरता कानूनी पेशे के कामकाज और शासन के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि परिषद बिना किसी रुकावट के अन्य कर्तव्यों का लगातार पालन करती रहेगी, ठीक है। पैरी वकीलों के बीच सथियारी के महत्व पर जोर क्यों देती है। यानी कि पैरी एडवोकेट के बीच भाईचारे के महत्व पर जोर क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट है, यानी कि पेशे की अखंडता का समर्थन करने वाले सामाजिक और व्यावसायिक बंधनों को बनाए रखना, इसका ये उद्देश्य रहता है। पैरी अधिवक्ताओं के बीच भाईचारे का महत्व रखना, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट है। फेलोशिप का दीपक वकालत के पेशे के भीतर कॉलेजियम और सहकारी भावनाओं को संदर्भित करती है। पैरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिवक्ताओं को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल भाईचारे के सदस्यों की तरह, तथा पेशे की परंपराओं को और नैतिक मानकों को बनाए रखना चाहिए। आज के क्वेश्चन हमने इतने कवर किए हैं एडवोकेट एक्ट के,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि आपको पहले वीडियो मिल सके। ठीक है, एआईबी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन लिखे होंगे, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, अभी तो मैंने 2 सब्जेक्ट ही कवर किए हैं, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट उसमें कवर करेंगे। एक एक 2 2 3 3 पार्ट बनेंगे, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।